साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्री, ये सारी कंट्रीज को इंडो चाइना भी कहते हैं, राइट, क्योंकि इंडियन कल्चर और चाइनीज कल्चर दोनों का इन्फ्लुएंस इस रीजन में है। और आज भी यहाँ पे साउथ इंडियन ओरिजिन के लोग और चाइनीज ओरिजिन के लोग आज भी इसकी पॉपुलेशन के बड़े पार्ट हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए मैं वन बाय वन कंट्री वाइज फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी कराऊंगी। म्यांमार की फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, राइट, इससे कनेक्टेड है। नागालैंड में आई हुई पटकाई बूम यहाँ पे म्यांमार तक एक्सटेंडेड है। हमारी पूर्वांचल का एक्सटेंशन म्यांमार में होता है एज अराकान योमा एंड पेगु योमा, और उसका भी फिर एक्सटेंशन बनते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राइट। उसके बाद ऊपर है उसकी दो और रेंजेस, कुमाऊन रेंज एंड ट्रायंगल रेंज। यहाँ पे ईस्टर्न पूरा म्यांमार है शांत प्लेटू, और फिर नीचे है बेल्तुंग या ब्यालतुंग रेंज, यहाँ पे जो बॉर्डर बनाती है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर्स, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसकी, इरावदी रिवर और दूसरे सालविन रिवर। इरावदी रिवर ऐसा माना जाता है कि इरावदी वर्ड संस्कृत के ऐरावती रिवर से आया है। ऐरावत जो एक मिथोलॉजिकल एनिमल है हिंदुइज्म में, तो ऐरावती रिवर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर इरावदी रिवर बना है। इरावदी रिवर ये कुमाऊन रेंज और ट्रायंगल रेंज के बीच में से उसकी हेडवर्ड स्ट्रीम निकलती है और ये पास होती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चिंदविन, जो मणिपुर हमारे स्टेट में से ओरिजिनेट होती है और फिर म्यांमार में पास होती है। इसके बाद है सालविन रिवर, जो तिब्बत में से ओरिजिन होती है, म्यांमार में एंटर करेगी, शान प्लेटो को कट अक्रॉस करके गल्फ ऑफ मार्ताबान में ये फ्लो करेगी। म्यांमार में इथनिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है और उनके इथनिक ट्राइब के नाम से ही उसके प्रोविंस के नाम भी दिए गए, जैसे नदर्न पोर्शन में कचिन ट्राइब, ईस्टर्न में सांड, वेस्ट में चीन, देन रखीने रीजन, साउथ में करेंस रीजन, कया रीजन, और सेंट्रल जो पूरा रीजन है वहां पे बामर ट्राइब्स रहता है, जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन बर्मा के बामर ट्राइब्स वहां पे रहता है। रखीने रीजन ये ऐसा रीजन है जहां से रोहिंग्या टाइप्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इस रखीने रीजन का है, राइट। हम जानते हैं कि उनका एक्सोडस हुआ है वहां पे, उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ है रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट में, और इसीलिए ऐसे रोहिंग्या मुस्लिम इलीगली माइग्रेट इंडिया में भी हुए। और लास्ट ईयर इसके काफी सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए थे, क्योंकि ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स रोहिंग्या मुस्लिम्स, उनको इंडिया की कोई लैंग्वेज आती नहीं है, और ये यहाँ पर आगे उनके रिलेटेड रिहेबिलिटेशन के सारे इश्यू इंडिया फेस कर रहा था। जब इंडिया ने म्यांमार की गवर्नमेंट को कॉन्टेक्ट किया कि दे आर योर सिटीजन, हम उनको वापस भेज रहे हैं, म्यांमार गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, ये रिकॉग्नाइज करने से रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे सिटीजन हैं। फिर काफी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद म्यांमार ने एक्सेप्ट किया और फिर रोहिंग्या मुस्लिम को वहां पे वापस भेजा गया। वैसे देखा जाए तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई भी पॉलिटिकल टर्बुलेंस होता है, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ वहां पे प्रॉब्लम होता है, वहां पे उनको अगर पनाह देने वाला कोई कंट्री होता है तो वो इंडिया है। यूएन भी मानता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन कहीं पर हो तो वो है इंडिया। सो द रोहिंग्या मुस्लिम्स ऑल्सो केम टू इंडिया। थाईलैंड, ब्रिटिश और मलेशिया, सॉरी म्यांमार और मलेशिया, जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है म्यांमार, मलेशिया, ब्रिटिश के अंडर में थे। ईस्टर्न वियतनाम, लाओस, कंबोडिया फ्रांस के अंडर में थे। बीच में न्यूट्रल स्टेट था थाईलैंड। थाईलैंड कभी भी कॉलोनाइज्ड नहीं हुआ है। थाईलैंड की फिजिकल ज्योग्राफी हम देखें, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ईस्टर्न पोर्ट है, ईस्टर्न पार्ट है उसका कोरट प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पर एक दमाना रेंज है और नीचे है इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस यानी कि एक ऐसा रीजन जो बहुत ही नैरो लैंडमास होता है, उसे इस्थमस कहते हैं, और यहाँ पे एक रिवर पास होती है क्रा, और इसकी वजह से इसका नाम है इस्थमस ऑफ क्रा। थाईलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर्स, उसके लाइफ लाइन छा फ्राई रिवर जो सेंटर में से पास होती है। उसके बाद है मेकोंग रिवर, जो मेकोंग रिवर थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है। मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन मेकोंग उसकी बॉर्डर रीजन में पास होती है, उसे उसका ज्यादा उसके बेसिन का यूज थाईलैंड नहीं कर पाता, और इसलिए इसकी लाइफ लाइन छा फ्राई रिवर है एंड नॉट दी मेकोंग रिवर। शांत प्लेटू के बारे में, अगर म्यांमार के शांत प्लेटू और थाईलैंड के कोरट प्लेटू के बारे में, उनके बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं, शांत प्लेटू एक रेन शेडो रीजन है,
ड्राई रीजन है, मिलेट इसलिए वहां पे कल्टीवेशन उसका होता है। लेकिन वहां से रिसोर्सेज कुछ मिलता है, टीन, टंगस्टन, लीड और सल्फर के रिजर्व वहां पे मिलता है। कोरट प्लेट्यू जहां से उसके नजदीक से मेकॉन्ग रिवर पास होती है, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, रबर प्लांटेशन हो रहा है आज। वहां पे निकल, लीड और जिंक के रिजर्व पाए जाते हैं। फिलीपाइंस अराउंड 7,500 आइलैंड से बना हुआ है ये कंट्री। ज्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया आर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। फिलीपाइन साउथ ईस्ट एशिया का एक सिंगल मोस्ट कंट्री है जहां पे कैथोलिक क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है। उसका कैपिटल मनीला ल्यूजोन आइलैंड पे लोकेटेड है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा मिंदानो आइलैंड, पलावान आइलैंड्स, सोबू, समर, ये सारे आइलैंड्स उस पे लोकेटेड या इसके अंदर है। मनीला इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मनीला इन दोनों इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर की वजह से फेमस है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आइलैंड, सबसे बड़ा उसका सुमात्रा आइलैंड, देन जावा आइलैंड, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, वहां पे एक आइलैंड लोकेटेड है, बाली आइलैंड, द ओनली हिंदू आइलैंड। उसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री है, ईस्ट तिमोर आइलैंड। ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड। लेकिन बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्रीज लोकेटेड है। उसका ये पोर्शन मलेशिया का है और ये छोटे से जो डॉट्स दिख रहे हैं वो ब्रुनेई कंट्री है। और सदर्न पोर्शन जो है वो इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में बोर्नियो का ये पोर्शन को कालीमट्टन कहते हैं। और मलेशिया के ये 2 प्रोविंस बनते हैं, साबा एंड सारावाक। इसके अलावा सुलावेसी यहाँ पे आइलैंड है, और न्यू गिनी या फिर उसको वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। ये रीजन इंडोनेशिया में आते हैं। इंडोनेशिया आर्कीपेलागो की टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि वो ग्रुप है मोर देन 13,500 आइलैंड्स। 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, जावा उसमें सबसे पॉपुलस आइलैंड है वर्ल्ड में। 2/3 एरिया अंडर फॉरेस्ट है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन आज ये फॉरेस्ट, मैंने पहले ही बताया था, कट होते जा रहा है, बिकॉज रबर प्लांटेशन, ऑयल पाम प्लांटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसीलिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को ये कट करते जा रहा है। इसके अलावा कॉफी भी उसके वॉल्केनिक आइलैंड वेस्टर्न जावा पे उगाई जाती है। मलेशिया का फिजिकल ज्योग्राफी, मलय पेनिनसुला, यानी जो थाईलैंड का इस्थमस ऑफ क्रा जहां पर एंड होता है, ये जो पूरा बल्जी एरिया है, इट इज कॉल्ड एज मलय पेनिनसुला। ये मलेशिया के अंडर में है, और ये बोर्नियो का ये नॉर्दर्न पोर्शन मलेशिया के अंडर में। मलेशिया में ये है कि उसके सारी मोस्ट ऑफ द सिटीज उसके वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पे उसे किंटा और किंटा वैली भी कहते हैं, आई विल टेल यू लेटर। यहाँ पे इस रीजन में, मलेशिया में हम कह सकते हैं, टीन रिजर्व, ऑयल एंड गैस रिजर्व, रबर प्लांटेशन, फिशिंग, ये मलेशिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सिंगापुर वैसे बहुत ही छोटा कंट्री है, सिटी स्टेट है, यानी कि सिटी ही पूरा कंट्री है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, पोर्ट ऑफ कॉल है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी ऑफ कम्युनिकेशन लाइन स्टेट ऑफ मलाका पे लोकेटेड है, राइट। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं कि आइलैंड जैसा है। यहाँ पे ऊपर मलय पेनिनसुला है और उसके बीच में जोहर स्टेट यहाँ पे लोकेटेड, और यहाँ पे सिंगापुर एज अ आइलैंड लोकेटेड है। कुछ फैक्ट्स related to Southeast Asia may be useful in the prelim. Tropic of Cancer passes through only Myanmar in Southeast Asia. Only Indonesia has land south of equator in Southeast Asia. Indonesia predominantly located in southern hemisphere. Equator passes through Sumatra and Borneo in the Indonesia, but not on the Java Island. So these are some facts or trivia information. Important rivers of Southeast Asia: Salween, Irrawaddy, Mekong, Chao Phraya and Red River. Salween River तिबेट से ओरिजिन होती है लासा के करीब, राइट। फिर चाइना के यूनान प्लेटू से होती हुई म्यांमार में एंटर करती है, लार्जेस्ट रिवर इन म्यांमार। फिर यहाँ से शान प्लेटू को कट करती है और फिर गल्फ ऑफ मोटामा, या फिर उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मोटाबन, वहां पे वो एंटर करती है। इरावदी रिवर ये म्यांमार के अंदर से, यानी म्यांमार की बॉर्डर में से उसके विदिन ही वो ओरिजिनेट होती है। उसकी 2 हेडवर्ड स्ट्रीम है, राइट। ट्रिब्यूटरी चिनविन इंडिया में से निकलती है,
इरावदी राइस बॉल ऑफ म्यांमार है, राइट। मंडले इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ म्यांमार, इट्स नॉट द कैपिटल, राइट। नेपितो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। मंडले इज लोकेटेड ऑन इरावदी रिवर, और इस पूरे रिवर के अराउंड में टीक ट्रीज ज्यादातर पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था बर्मिश टीक है वेरी फेमस फॉर फर्नीचर, तो ये बर्मिश टीक सांड प्लेट्यू और इस इरावदी रिवर बेसिन के अराउंड इसका फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके अलावा इरावदी रिवर के माउथ पे भी पेट्रोलियम रिजर्व पाए गए, टंगस्टन, लीड, जिंक, सिल्वर, ये सारे मिनरल्स भी उसके माउथ के अराउंड पाए गए। मैकोंग रिवर द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ओरिजिन तिबेट रीजन में ओरिजिनेट होते यूनान प्लेटू से होती हुई बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बॉर्डर बनाती है। पहले तो ये बॉर्डर बनाएगी म्यांमार और यहाँ पे लाओस कंट्री उसके साथ, फिर लाओस और थाईलैंड के बीच में ये बॉर्डर बनाएगी। मैकोंग का जो डेल्टा है उसे कोचिन चीना कहते हैं। इट्स ऑल्सो से कि दोनों कंट्री का कितना कल्चर इन्फ्लुएंस है, कोचिन भी साउथ इंडिया के लिए, चीना भी चाइनीज पीपल के लिए। तो डेल्टा ऑल्सो नोन एज कोचिन चीना। मैकोंग रिवर कौन कौन सी सिटीज में से पास होती है? ज्यादातर ये बॉर्डर बनाती है अलग अलग कंट्रीज में से, सिर्फ एक ही कंट्री है कंबोडिया जिसके बीच में से पास होती है, और इसीलिए मैकोंग इज अ लाइफ लाइन ऑफ कंबोडिया। उसकी वैली जो है वो राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। छाव फ्राई रिवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ थाईलैंड, पूरे नेविगेबल रिवर है ये। राइस कल्टीवेशन, यहाँ पे भी टीक फॉरेस्ट यानी टीक वुड यहाँ पे मिलता है। रेड रिवर या होंग रिवर वियतनाम की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। यूनान प्लेट्यू, चाइना के यूनान प्लेट्यू से निकलती है और यहाँ पे वियतनाम में एंटर करती है ये। यहाँ पे गल्फ ऑफ टॉन्टकिन है, वहां पे ड्रेन करती है। हनोई जो है उसका एक आउटपुट है यहाँ पे। कोई भी सिटी अगर वो कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट सिटी होती है तो कई बार उसका आउटपुट बनाया जाता है, यानी कि ये पोर्ट इस कैपिटल सिटी या उस सिटी को सर्व करने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से हनोई का आउटपुट बनाया गया है हाईफोंग, जो इस रेड्स रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। कुछ रिवर्स जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट रिवर्स, कई सारी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट सिटी या कैपिटल्स जो है उस रिवर पे लोकेटेड है। जैसे कि मैकोंग रिवर पे कैपिटल ऑफ लाओस वियंटीन लोकेटेड है। इवन कंबोडिया का कैपिटल भी फ्नोम फे भी मैकोंग पे लोकेटेड है। इवन होंग रिवर पे हनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम लोकेटेड है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक छाव फ्राई पे लोकेटेड है, और यांगून और मंडले दोनों ही इरावदी पे लोकेटेड है। तो दिस वे आप प्रीलिम में भी शायद मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एंड रिवर्स और उनके बैंक्स पे कौन से सिटीज हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। क्लाइमेट, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां पे साउथ वेस्ट मानसून है। जैसे हमारे इंडिया में जो मानसून के पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न वहां पे भी एक्सटेंड हुई है, राइट। समर सीजन में वहां पे भी ITCZ का नॉर्थवर्ड मूवमेंट और नॉर्थ ट्रेड विंड का वहां पे अट्रैक्ट होना और वहां पे बारिश आती है। लेकिन जो आइलैंड कंट्रीज है, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशियन कंट्रीज, ये सारे इक्वेटर के नजदीक है और वहां पे इसीलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। लेट समर में वहां पे ऑब्वियसली टाइफून्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की प्रॉब्लम से वहां पे, और ज्यादातर फिलीपाइन कंट्री इससे ज्यादा जो है डैमेज होता है, इफेक्ट होता है। जैसे हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है, राइट, जिस तरह से हमारे तिब्बतन प्लेट्यू के अराउंड अट्रैक्ट होता है, वैसे ही ये विंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी मूव करता है और इसलिए वहां पे भी साउथ वेस्ट मानसून जैसा वहां पे सीजन बनती है, राइट। यानी कि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट विंड जो विंटर सीजन में आता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश आएगी और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे राइट यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे मॉइस्चर गल्फ ऑफ टॉन्किन है, यहाँ पे मॉइस्चर पिक होगा, जैसे वियतनाम और लाओस कंट्री में नॉर्थ ईस्ट विंड से भी विंटर सीजन में भी बारिश आएगी, राइट। इसके अलावा ये सारी जो इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सारी आइलैंड कंट्री, वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, पूरे साल एक ही टाइप की सीजन, राइट, इक्वेटोरियल कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां पर होगा। टाइफून्स इन लेट समर, यानी कि लेट समर में किस तरह से टाइफून्स यहाँ पर आएंगे, इस तरह से हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, वैसे ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया फिलीपाइंस को ज्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये ज्यादातर फिलीपाइंस पे ज्यादा अटैक होता है, लेकिन फिलीपाइंस से वैसे भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोवर्टी ऑलरेडी ज्यादा है और इसीलिए फिलीपाइंस जो है उसे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता, ज्यादा उसके रेजिलियंस बहुत ही कम है और इसीलिए UN ने फिलीपाइंस को कहा वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क कंट्री।
एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, ज्यादातर मैंने बताया कि मानसून क्लाइमेट है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में, और आइलैंड कंट्री में इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इसी तरह से वहां पे क्रॉप्स पैदा किए जाते हैं, इसी तरह की वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। ज्यादातर सभी कंट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है एक्सेप्ट सिंगापुर एंड ब्रुनेई कंट्री। ब्रुनेई कंट्री पता है वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी हैवी, इट इज हैविंग वेरी लार्ज रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम, राइट। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द प्रॉस्परस कंट्री है वो। अभी वेट पैडी कल्टीवेशन डोमिनेटेड है। मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप जैसे कोको, कॉफी एंड स्पाइसेस। रबर और ऑयल पाम का आज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन इंडिया, हमारे एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट होता है उसमें मलेशिया और इंडोनेशिया से हम ऑयल पाम का इंपोर्ट करते हैं, राइट। रबर एंड पाम ऑयल आर सिग्निफिकेंट इन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सदर्न थाईलैंड। कोकोनट एंड शुगर केन इज इंपॉर्टेंट इन फिलीपाइंस। कोको कल्टीवेशन क्यूडल क्लोप है, वो इंडोनेशिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया कोको प्रोडक्शन में। वियतनाम और फिलीपाइंस भी अब कोको का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दिस इज फॉर्बिडेड क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपीज जिसमें से हेरोइन बनता है, वो म्यांमार और थाईलैंड में उसका कल्टीवेशन होता है। ओपियम पॉपीज हेरोइन बनाने में या नार्कोटिक ड्रग्स बनाने में तो यूज होता है, साथ में मेडिसिनल पर्पस या मेडिसिनल यूज भी है उसका। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत फिलीपाइंस से हुई थी, राइट। आज मैंने बताया कि फिलीपाइंस का मनीला इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन फिर भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो एग्रीकल्चर इतना एडवांस्ड नहीं हो पाया। कुछ ही कंट्री है जो थोड़ा बहुत सक्सेस ले पाई, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड। लेकिन कंबोडिया, लाओस, वियतनाम कंट्रीज आज भी एग्रीकल्चर रीजन या एग्रीकल्चर फील्ड में अभी भी अंडर डेवलप्ड है। इसलिए इन सारी कंट्रीज स्पेशली कंबोडिया में हंगर, माल न्यूट्रिशन के इंसिडेंस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि उसका रीजन है क्रॉप फेलियर और उसकी रिलेटेड सारी पॉवर्टी, अग्रारियन पॉवर्टी। इंपोर्टेंट मिनरल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया 3: क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड टीन। म्यांमार में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, इस 4-5 रीजन उसके मेन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग रीजन है। सालिन बेसिन, स्वे गैस फील्ड, यदाना एंड यतागुन। ये यतागुन जो है और स्वे गैस फील्ड ऑफशोर गैस फील्ड है, राइट। और सलीन जो है वो ऑनशोर गैस फील्ड है। ये जो स्वे गैस फील्ड है वहां से चाइना को गैस सप्लाई किया जाता है थ्रू अ पाइपलाइन, उसे स्वे गैस पाइपलाइन कहते हैं। 2009 में म्यांमार और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और उसकी वजह से स्वे गैस फील्ड का गैस चाइना का यहाँ पे एक पोर्ट है क्याक्यू, वहां से होते हुए ये पाइपलाइन चाइना के कुनमिंग रीजन तक पहुंचती है। और आज यहाँ पे जो है सप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है और स्वे रीजन से चाइना में नेचुरल गैस का सप्लाई होता है। टेनासिनिम रीजन ऑफ म्यांमार, यहाँ पे जो बेलातुंग रेंज है, यहाँ पे इस पूरे रीजन को तेनासिरिम रीजन कहते हैं। यहाँ पे एक तेनासिरिम रिवर भी पास होती है, इसकी वजह से पूरे रीजन को तेनासिरिम रीजन कहते हैं। ये रीजन म्यांमार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे टीन, टंगस्टन और आयरन ओर की माइंस है। आयरन की माइंस का नाम है तवोय एंड मेरगुई। इंडोनेशिया में पेट्रोलियम का रिजर्व। सुमात्रा की बात करो दूरी और मिनास में, जावा में बेन्यू उरिप, जाम्बर एंड सेंदाना रीजन। और यहाँ पे कालीमंटन में ऑनशोर एक रीजन है कुटे बेसिन, ये उसका इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व है। नेचुरल गैस इंडोनेशिया में अके रीजन, यहाँ पे सुमात्रा में, सुलावेसी आइलैंड पे एक महाकाम रीजन है कालीमटन के पास में, और यहाँ पे वेस्टर्न पापुआ के पास बिंटूनी पे, वहां पे उसका नेचुरल गैस का रिजर्व है। क्रूड ऑयल रिजर्व ऑफ मलेशिया, मले बेसिन, पेन्यू बेसिन और सबा बेसिन, ये उसके पेट्रोलियम रिजर्व है। नेचुरल गैस के रिजर्व साबा बेसिन और साराबक बेसिन, ये सारे ऑनशोर बेसिन से उसके। लिकोनिया बेसिन इन सारावाक एंड काबा बगत बेसिन इन साबा रीजन। पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ वियतनाम, सारे ऑनशोर बेसिन है। थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व इन साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी इन एंटायर एशिया। सॉन्थोंग बेसिन, फुकान बेसिन, नामकॉन सॉन बेसिन, दे आर द इम्पोर्टेंट वन। एक अब नए डिस्कवरी हुए, नया इंपॉर्टेंट है कुलोंग बेसिन,
जब वियतनाम ने इंडिया को ये ऑफर की थी वहां पे पेट्रोलियम रिजर्व एक्सप्लोरेशन के लिए, तो इंडिया को फुकान बेसिन ऑफर किया गया था। ओएनजीसी विदेश ने वहां पे एक्सप्लोरेशन करने का स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे ऑयल मिला नहीं। सो ओएनजीसी विदेश हैज विथड्रॉन फ्रॉम दिस फुकान बेसिन। बट अभी भी रिसेंटली मैंने बताया था कि जैसे ही चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, हमारे प्रेसिडेंट वियतनाम में थे और उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था कि और भी बेसिन में इंडिया एक्सप्लोरेशन करेगा, बिकॉज वियतनाम के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद इन पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन कर पाए, राइट। और इस साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया है, इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि ये सी और उसके पेट्रोलियम बेसिन जो है वो चाइना क्लेम करता है कि उसका पार्ट है, राइट। अभी भी ये पूरा कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसीलिए चाइना चाहता है कि इंडिया इस रीजन के एक्सप्लोरेशन में ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो रीजन चाइना का है। बट इंडिया फिर भी क्योंकि वियतनाम के साथ हमारे पहले से बहुत अच्छे रिलेशन और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें अलग अलग रीजन को एक्सप्लोर करना जरूरी है, इसीलिए हमें जो है इस रीजन में इंटरेस्ट दिखा, हमने एग्रीमेंट साइन किया है और फुकान बेसिन, नामकोन जोन बेसिन में हम एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। इसके अलावा इस सारी कंट्री के अलावा ब्रुनेई रीजन में भी पेट्रोलियम मिलता है, राइट। दिस इज दी वन ऑफ द प्रॉस्परस कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। टीन रिजर्व भी इस रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड का मोर देन हाफ ऑफ द टीन का प्रोडक्शन करती है। थाईलैंड में 2 साइट है, फंगन आइलैंड एंड समुई आइलैंड, फुकेट आइलैंड के पास में। ये दोनों आइलैंड उसके टीन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। मलेशिया में केलांग वैली और किंटा वैली, केलांग वैली के ईस्टर्न साइड पर ही किंटा वैली, ये दोनों वैली टीन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया में 3 साइट है, सिंगकैप आइलैंड, बांका आइलैंड एंड बेलितुंग आइलैंड। ये 3 आइलैंड टीन रिजर्व्स के लिए जाने जाते हैं। आयरन ओर माइन इन इंडोनेशिया, यहाँ पे इस रीजन में आयरन बहुत ही कम मिलता है। सिर्फ एक साइट है बालिकापन, इंडोनेशिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, थाईलैंड, म्यांमार और फिलीपाइंस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसके अलावा थाईलैंड और इंडोनेशिया में केमिकल इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वर ऑल अबाउट एशिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेस्ट एशिया लूंगी, राइट, और उसके बाद अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, वो सारी कंट्रीज हम आगे देखेंगे।